नमस्कार, कैसे हैं? पॉलिटी की जो अगली यूनिट है आप लोगों के सामने है और इसमें हम लोग वाइस प्रेसिडेंट खत्म करके आगे बढ़ते हैं। मेन जो बड़ा टॉपिक आया है दूसरा हमारा संसद का। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट, हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे जो संसद है इसमें कौन कौन से अंग हैं, क्या क्या चीज़ें मिलके हमारे देश की संसद का निर्माण करते हैं, हमारे देश के पार्लियामेंट को डिफाइन करती हैं। तो हमारे देश के पार्लियामेंट के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्या भाग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। और सामान्य सा क्वेश्चन आता है बार बार कि संसद के अंग कौन क्या क्या है, तो हम लोग दिमाग में ना राष्ट्रपति को अलग कर देते हैं, जबकि राष्ट्रपति को मिलाकर हमारी पूरी संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पे रेडी हो गया कि संसद के अंग कौन कौन से हैं। ये 3 अंग, ठीक हो गया। लोकसभा निचला सदन, लोअर हाउस, राज्यसभा ऊपरी सदन कहा जाता है, और फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्यों इंक्लूड किया गया? बिकॉज देखिए, संसद का मुख्य कार्य क्या है? देश के का प्रशासन चलाने के लिए नीतियों का निर्माण करना मुख्य रूप से, और सारी जो शक्तियां हैं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो कहीं ना कहीं संसद में ही निहित हैं। तो संसद में लोकसभा राज्यसभा जो भी विधेयक विधि बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके भेजते हैं, वो जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी ना मिले तब तक वह विधि का रूप नहीं लेता है, वो कानून का रूप नहीं लेता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति उसको फाइनली अप्रूवल नहीं देता है तब तक वो लॉ लेजिट नहीं तैयार होता है। इसका मतलब राष्ट्रपति भी हमारे पार्लियामेंट का एक रूप है। तभी इन तीनों के ज्वाइंट एफर्ट के बाद कोई भी जो बिल होता है वो एक्ट या कानून के रूप में कार्य करना शुरू करता है। तो मतलब वास्तविक रूप से देखी जाए तो राज्यसभा लोकसभा की जो शक्ति का अंतिम मोहर है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। तो इसीलिए संसद जो है वो तीनों का स्वरूप है। संसद के कितने अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें हम लोग सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा काफ़ी विस्तृत भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आपका हिस्सा हो गया और बोर्ड क्लियर कर देता हूँ मैं। इसमें अब आते हैं लोकसभा के ऊपर। लोकसभा का जिक्र संविधान में अनुच्छेद 81 में किया गया। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। लोकसभा का मतलब क्या है? ऐसी सभा, ऐसा हाउस जिसमें लोग चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों की सभा, ठीक हो गया ना। नाम से याद रख लेंगे आप लोग। हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसके मेंबर कैसे आते हैं। अनुच्छेद 81 में 81 में आर्टिकल 81 में लोकसभा की कंपोजिशन, कैसे इसका गठन होगा, कैसे ये बनेगी, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। कि भारत की संसद में निचला सदन लोकसभा कहलाएगा और उसका गठन किस प्रकार होगा। जब भारत का संविधान बना था मूल रूप से 1950 में जो लागू हुआ था, उस समय इसकी संख्या कितनी थी कि लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी थी? 500। मैंने लिखा शुरुआत में, मतलब हमारे देश का संविधान लागू होते वक्त हमारे जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? 500। ये हमारी पॉपुलेशन से लिंक्ड है। जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं ये हमारी पॉपुलेशन से लिंक्ड है, इसीलिए समय समय पर ये बढ़ती गई, इसकी संख्या में बदलाव आता गया। जिस प्रकार ये 31वें संशोधन में 31st अमेंडमेंट के द्वारा 545 हो गई थी 1974 में, और उसके बाद 552 पहुँच गई बाद में, ठीक है। ये 1987 में जब गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव जब नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो उनकी सीटों को ऐड करके टोटल सीटें कितनी पहुँच गई? मैक्सिमम 552। आज भी मैक्सिमम 552 ही है, ठीक है। क्यों? 1971 की जनसंख्या के अनुसार ये सीटें फिक्स कर दी गई हैं। 1971 की जनसंख्या के अनुसार 2026 तक जितने चुनाव होंगे उनके लिए सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। किस संशोधन के द्वारा? 84वें संशोधन के द्वारा। 84वें संशोधन के द्वारा 2026 तक जो भी चुनाव होंगे किसी भी चीज़ों के,
उसके लिए सीटों का परिसीमन 1971 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। इसका मतलब क्या, एरिया भले चेंज हो जाए लेकिन नंबर ऑफ सीट्स वही रहेगी। एरिया भले चेंज हो जाए, आज अगर कोई मोहल्ला है, आज वो किसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है तो जब क्या पता वो 5 साल बाद किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र में आ जाए, लेकिन ओवरऑल सीट चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ सीट्स में चेंज नहीं आएगा सन 2026 तक। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। मौलिक रूप से कितनी थी? 500, वर्तमान में कितनी है? 550। अब इसमें किस तरह तोड़ा गया है, मैंने लिखा 530, 20 और 2। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम राज्यों से 530 सीटें, 530 लोगों को चुना जा सकता है। राज्यों से मैक्सिमम कितने लोगों को चुना जा सकता है? 530 लोगों को। 20 लोगों को केंद्र शासित प्रदेश यूटीज से, केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जा सकता है, और 2 लोगों को हमारे राष्ट्रपति महोदय इस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करेंगे। 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है ना, अगर उसे लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई जीत के नहीं आया है। तो समझ में आ गया 552 का बाइफर्केशन फिर ट्राइफर्केशन कैसे हो सकता है? इसमें से 530 तो स्टेट्स की सीटों से आएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 2 होते हैं वो राष्ट्रपति चुनता है अगर उसे आवश्यकता महसूस होती है। तो ये क्लियर हो गया आपको? लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं, कैसे ये बढ़ती घटती रहती है, कब तक के लिए फिक्स हो गई है? क्लियर हो गया? 1976 की जनसंख्या जो यूज हो रही है। अब आते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 80, 81 में जिक्र किया गया लोकसभा का, फिर अनुच्छेद 331 में लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया। तो क्वेश्चन में आया कि लोकसभा के बारे में किस किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो वो 331 और 81 में। अब 2 अनुच्छेद लगे हुए हैं लोकसभा के गठन से संबंधित। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 कहता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियंस, जो मैंने बताया। तो मतलब चुनाव कितने पे होते हैं वर्तमान में? आज 543 सीट पे। कितने सीटों पे होते हैं? 543 सीट पे। और जो 2 सीट होती हैं वो एंग्लो इंडियन के द्वारा भरी जाती हैं। अगर 543 में कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तब, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन 543 में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है तो ये सीटें भरने की आवश्यकता नहीं है इस अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 331। इसके अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को राज्यवार तरीके से स्टेट वाइज आरक्षण दिया गया है सीटों पे, कि भाई इतनी सीटें इस स्टेट में SC STs के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है, ये किसने सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 331। इसके अंतर्गत हर 10 वर्ष के लिए ये आरक्षण को बढ़ाया जाता है, और अभी फिर हाल ही में सन 2009 में इसको पुनः बढ़ाया गया था, और 2020 तक के लिए इस आरक्षण को फिर कंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 300 पेपर में आता है, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सीटें आरक्षित की जाती हैं, उनको सीट्स रिजर्व की जाती है राज्यवार तरीके से, हर राज्य के हिसाब से। ठीक हो गया? क्लियर हो गया आप लोगों को? ये दोनों अनुच्छेद आपके डन हो गए। देखिए लोकसभा बहुत ही ज़्यादा विस्तृत टॉपिक है, अगर कुछ भी चीज़ें छूटती है, कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में पिन करिए आप, मैं उसका तुरंत आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो भी आपको लगता है जो चीज़ समझ नहीं आई है या जो चीज़ में आपको लगता है कन्फ्यूजन है, प्लीज़ आप मुझसे इंटरेक्ट करिए। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन किस प्रकार, मतलब लोकसभा की चुनाव लोग कैसे पहुँचते हैं उसमें? पहला है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे हम आप पूरे देश में वोटिंग होती है, लोग जाके वोट देते हैं, इसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं ना। जैसे हम लोग, आप लोगों ने एक्सपीरियंस रहा होगा ज़्यादातर लोगों का, डायरेक्ट वोटिंग, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसके अंतर्गत डायरेक्ट वोटिंग होती है, और उस चुनाव में हिस्सा कौन कौन लेता है, कौन कौन वोट दे सकता है? देखिए पहले ये था कि 21 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है वो अपने मत देने का अधिकार यूज कर सकता है, मतलब अपना मताधिकार यूज कर सकता है। लेकिन फिर 61वें संशोधन के बाद
61वें संशोधन के बाद 18 साल कर दी गई उम्र वोट देने की। कितने साल कर दी गई? 18 साल। इसके अंतर्गत 18 साल का व्यक्ति जो वयस्क है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकसभा के गठन में अपना सहयोग दे सकता है, लेकिन उसे विधि के अंतर्गत रह के भी ये कार्य करना होगा। अगर उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है, 1951 का जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, यही हमको ये वोटिंग राइट्स वगैरह उसमें मिलते हैं हमको। इसके अंतर्गत या तो उसने कोई ऐसा कृत्य न किया हो जिसके कारण उसे सजा हो गई हो, या वो पागल ना हो, या मतलब इस तरह से कोई भी अवैध कार्य नहीं किया हो जिसके कारण वो वंचित न रह जाए। समझ गया? इसीलिए लीगल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब जब तक हम लीगली सही होते हैं तब तक ही हम इस अपने वोट की पावर को एंजॉय कर सकते हैं। अब आप जेल में हैं तो कैसे वोट दे पाएंगे आप? लेकिन आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिससे आपने विधि की अवहेलना की है, तो आप अपने इस वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब वर्तमान में 18 वर्ष की उम्र से जो भी ऊपर व्यक्ति है जो 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सारी अर्हताओं को पूरी करता है, जैसे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है ना, उनका सारी डिटेल सही है, तभी वो वोट दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 18 वर्ष के हैं तो आपको वोट देने का राइट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अपने उसमें जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। हो गया। अगला है सदस्यों के बनने की योग्यता। कौन कौन सदस्य बन सकता है? सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? इसका जिक्र सबसे पहले किसमें किया गया है? आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 84 में मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब की गई है। एलिजिबिलिटी को, योग्यताओं को प्रिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूरी करनी है। 25 वर्ष से कम की आयु ना हो। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। 25 वर्ष से कम की आयु बिल्कुल ना हो। फिर पागलपन या दिवालिया ना हुआ हो, अपने को दिवालिया ना घोषित किया हो। दिवालिया मतलब क्या होता है? दिवालिया का मतलब होता है कि ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना कि अब मैं खत्म हो चुका हूँ, मेरे जो भी कर्जदार हैं उनको मैं कर्जा नहीं दे सकता, या मानसिक रूप से असंतुलित ना हो, या पागल ना हो। उसके बाद 2 वर्षों से अधिक की सजा ना प्राप्त कर रखी हो उसने किसी भी कोर्ट के द्वारा कभी भी। ठीक है। उसके बाद कभी भी किसी लाभ, कभी भी नहीं, जिस समय मेंबर बनने जा रहा है उस समय वो लाभ के पद पे ना हो, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह या किसी ऐसे पद पे जिससे उसको लाभ होता हो, उस पर ना हो। आपको यह चीज़ याद रखनी होगी कि जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसलिए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर चुनाव लड़ता है तो उसे अपनी पोस्ट से पहले रिजाइन करना पड़ता है। समझ रहा है? उसको अपनी पोस्ट से क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है। तो इतना डन हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? सिंपल है जितना हम लोग चलते जा रहे हैं। ठीक है। अब आता है कार्यकाल, टेन्योर। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए? लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का जानते हैं। कब से? जिस दिन चुनाव हो गए हैं उस दिन से, या जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ गया है उस दिन से? कब से बताइए? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जिस दिन से पहली बैठक हुई है लोकसभा में। जिस दिन लोकसभा का पहला अधिवेशन होता है, नई लोकसभा का, मान लीजिए रिजल्ट आ गया, लोकसभा गठित हुई, लोकसभा की पहली मीटिंग कब हुई? अधिवेशन कब हुआ? 10 दिन बाद। तो जिस दिन से पहली मीटिंग हुई है उस दिन से 5 साल तक लोकसभा का कार्यकाल होता है ऑफिशियली, मैक्सिमम। डन। इसमें क्या होता है? इसमें समय से पहले ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग कर सकता है। समझ गए आप? राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो भी समय से पहले ये सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और ये सरकार गिरने के साथ साथ अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे तो फिर लोकसभा भंग हो सकती है। मतलब क्या है? 5 वर्ष का पीरियड मैक्सिमम है। कम समय में भी सरकार लोकसभा कम समय में भी लोकसभा समय से पहले खत्म हो सकती है। एक तो ये बात।
अब ये है कि क्या समय से आगे भी, इस 5 ईयर से आगे भी कुछ जा सकता है क्या? यस, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो 2 बार 1-1 साल करके कार्यकाल बढ़ाया गया था। कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक बार में एक मैक्सिमम 1 साल तक का ही आप कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों में, आपातकाल की परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर जो एक्सटेंशन है इसे तुरंत खत्म करना होता है। तो समझ गया, लोकसभा के टेन्योर से सिंपल से क्वेश्चन 500 समझते हैं, लेकिन इसकी पेक्युलरिटीज मैंने आपको बता दी कि किस कंडीशन में इसका कार्यकाल बढ़ सकता है या घट सकता है। क्लियर कट हो गया। लोकसभा देखिए हमारे संसद का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी हमने इसकी कार्यकाल तक पहुंचे हैं। इसमें चुनाव की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। चुनाव पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, और राज्य की जनसंख्या के हिसाब से हर राज्य में सीटों का आवंटन कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें हमारे देश में उत्तर प्रदेश में है 80। उसके बाद सबसे कम सीटें हैं 1 नागालैंड में, और सिक्किम में भी आई थिंक 3 राज्य हैं जहाँ 1 सीट है बस। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करती है पॉपुलेशन के ऊपर। तो भारत में राज्यों की जनसंख्या की स्थिति के अनुसार लोकसभा की सीटें बटी हुई हैं, और सब मिला के मैक्सिमम सीटें हो सकती है 552, जिसमें से कि 543 में चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा के गठन के बाद उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे स्पीकर का चुनाव होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, उसके बाद लोकसभा की समितियां। ठीक है, तो इस वीडियो को पढ़िए और अपना जो प्रिपरेशन है उसको तैयार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कुछ लोकसभा की समितियों के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच।